Hello students, today our topic is bonding in macromolecules. कि मैक्रोमोलिक्यूल जो बनते हैं, how they are formed? They are formed by the combination of by the polymerization of micromolecules. जो micromolecules होते हैं उनकी polymerization होती है, वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं because of the linking of these micromolecules with each other that leads to the formation of a macromolecule. How this linking occur? कैसे होती है ये? What kind of bond they are responsible for the polymerization of these micromolecules? So first of all, let's study the glycosidic bond. Glycosidic bond is present in the sugars. यानी कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. जो हमने मोनोसेक्राइड्स पढ़े, उसके बाद हम लोगों ने ओलिगोसेक्राइड पढ़े. अब जो मोनोसेक्राइड्स जब आपस में जुड़ेंगे तो वो बनाएंगे ओलिगोसेक्राइड. अगर उनका नंबर जो है दैट इज द लेस देन 6 तो वो बनाएंगे ओलिगोसेक्राइड. तो किस प्रकार से ये मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ करके ओलिगोसेक्राइड बनाएंगे और उसके बीच में फिर बॉन्डिंग होती चली जाएगी, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो बनते चले जाएंगे एंड दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ मैक्रोमोलेक्यूल. तो हम यहाँ पर जो है वो बॉन्डिंग एक्सप्लेन करते हैं. लेट्स फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टोज वगैरह किसी का भी आप एक मॉलिक्यूल जो है वो बना सकते हैं, सुक्रोज का बना सकते हैं. उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो ग्लाइकोसिडिक, या आप सेलुलोज बना सकते हैं, स्टार्च बना सकते हैं, ग्लाइकोजन बना सकते हैं, ये पॉलीसेक्राइड जो बनते हैं. तो इन सब के बीच में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही. तो हम यहाँ पर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यहाँ पर बना रहे हैं. This is our first carbon, OH and H. यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है बार बार. ओके. जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा, अगर आपने सुक्रोज बनानी है तो आप यहाँ पर फ्रक्टोज जो है वो बना सकते हैं. वो फ्रक्टोज के साथ जुड़ेगा तो वो भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही बनेगा, वो सुक्रोज बना देगा. आप सिंपल वे में यहाँ पर दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इन पॉइंट्स को आप रहने दीजिए. ओके. नाउ अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो फर्स्ट कार्बन ऑफ अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड फोर्थ कार्बन ऑफ अनदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दे बाइंड विद ईच अदर बाय रिलीज अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. एक मॉलिक्यूल वाटर का जो है वो रिलीज करेंगे. तो यहाँ से आपके ये दो डायग्राम बनेंगे. पहले आप ये डायग्राम बना लो और दूसरा जो डायग्राम आप बनाएंगे वो इस प्रकार से होगा कि यहाँ पर आप एरो लगा करके जब ये आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ पर फिर से हम इसी को इसी प्रकार से बनाएंगे. OH और यहाँ पर बीच में आ जाएगा ऑक्सीजन और ये दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो हमारा तो आप देख रहे हैं कि बाय रिलीजिंग अ मॉलिक्यूल यहाँ से एक मॉलिक्यूल जो है वो वाटर का बाहर निकल जाएगा और बीच में क्या रहा, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल. तो दिस इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ये हमारे पास क्या बन गया, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. अंडरस्टैंड? आप इस मॉलिक्यूल को पूरा इस प्रकार से लिख सकते हैं. ओके.
इस प्रकार से आप यहां से इसको, और ये बीच में आ जाएगा ऑक्सीजन। ये यहीं पे अगर शो करना है तो ये हमारा बन गया ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। ओके, नाउ लेट्स फॉर्म द एस्टर बॉन्ड. Ester bond is present in एस्टर बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो एस्टर बॉन्ड जो है ये लिपिड्स के बीच में एंड न्यूक्लियोटाइड्स हमारे जो डीएनए है, न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो इनके बीच में एस्टर बॉन्ड जो है वो पाया जाता है। हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा, आरएनए का पढ़ा, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड। चलो एक एग्जांपल करते हैं हम लोग लिपिड का। ओके, तो ग्लिसरॉल, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। जब ये किसके साथ जुड़ेगा, फैटी एसिड के साथ जुड़ेगा, प्लस फैटी एसिड। और फैटी एसिड को हम लोग इसी प्रकार से लिखते हैं RCO, मैं इसको OH। ओके, ये एक फैटी एसिड है COH R, CrOH। एक्चुअली ये है क्या, ये सेकंड फैटी एसिड, ये थर्ड फैटी एसिड, ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल। ओके, एक्चुअली हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि फैटी एसिड जो है वो क्या होते हैं, उनके एक जो टर्माइन्स होता है उसके ऊपर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और दूसरी जो है वो बड़ी लॉन्ग एलिफैटिक या अरोमेटिक चेन जो है वो, दिस इज द अल्काइल चेन एंड पॉलीहाइड्रोक्सी, इसके बीच में बहुत ज्यादा जो है वो अल्कोहल होते हैं। तो केवल हमने इसको सिंपल सा यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके बीच में जो बॉन्डिंग होगी, अब आप ये देखिए, मैं दूसरे पेन के साथ इसको यहाँ पर आपको बताता हूँ। ये वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव्ड, यहां से, यहां से, यहां से। ओके, तो ये मॉलिक्यूल मतलब -H2O, -H2O, -H2। तो हम इनको यहाँ यहीं पे बना देते हैं इसको। जब इसको हम यहाँ से मिटा देंगे ये, तो बीच में क्या बच गया, सिर्फ ऑक्सीजन। दिस इज द एस्टर बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड बनाया हमने, एस्टर बॉन्ड हमने बनाया। अब मैं आपको एक डीएनए का एग्जांपल इसके साथ देता हूं, जहां पर हम लोगों ने क्या बनाया था, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जो बैकबोन ऑफ डीएनए होती है या आरएनए की जो बैकबोन होती है, विच इज फॉर्म्ड बाय द सुगर एंड फास्फोरिक एसिड। तो जो सुगर और फास्फोरिक एसिड, जो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते चले जाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ डाइएस्टर, यानी कि दो एस्टर बॉन्ड बनते हैं सुगर के दो फास्फोरस के साथ। इस प्रकार से दिस इज द सुगर मॉलिक्यूल। फर्स्ट कार्बन एटम यहाँ पर जो है वो कोई न्यूक्लिक जो बेस, नाइट्रोजन बेस होता है वो लगा होगा। ये इसकी थर्ड कार्बन एटम है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसके ऊपर OH2। ओके, ये हमारा शुगर का मॉलिक्यूल बन गया। शुगर के मॉलिक्यूल के साथ एक तरफ जो नाइट्रोजन बेस लगा है और दूसरी तरफ ये इसका फिफ्थ कार्बन एटम। अब किस प्रकार से इनके बीच में जो है वो लिंकेज होती है, जो बैकबोन होती है। अब जो CH2OH, इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर एक फास्फोरस का मॉलिक्यूल, OH। अब इधर को भी एक फास्फोरस का मॉलिक्यूल,
नो, ये दो फास्फोरस के मॉलिक्यूल बन गए, एक 1 एंड 2। ओके, जो शुगर का मॉलिक्यूल इसके थर्ड एंड से भी फास्फोरस के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा रहता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -H2O और यहाँ पर भी -H2O। जब एक मॉलिक्यूल वाटर का बाहर निकल जाएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो बीच में रह गया सिर्फ ऑक्सीजन। तो ये और इस ऑक्सीजन को सेंटर में बनाते हैं, ये देखिए। तो दिस इज द फर्स्ट एस्टर बॉन्ड, दिस इज द सेकंड एस्टर बॉन्ड। ये तो ये जो बॉन्ड बना, ये दो बॉन्ड जो है वो एस्टर बॉन्ड जो है वो यहाँ पर बनते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन द डीएनए चेन। Understand? Now the third type of bond which is present in this macromolecule is a peptide bond. Peptide bond is present in the proteins because protein they are composed of amino acid. प्रोटीन जो है वो किस चीज के बने हुए हैं, अमाइनो एसिड के बने हुए। तो किस प्रकार से इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, सेंट्रल कार्बन एटम, अल्फा कार्बन एटम जिसको हम बोलते हैं, एक तरफ को जो है वो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, दूसरी तरफ को अमाइनो ग्रुप होता है, एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ अल्काइल चेन। ये एक मॉलिक्यूल अमाइनो एसिड का ये किसके साथ जुड़ेगा, दूसरा मॉलिक्यूल अमाइनो एसिड का। तो जो दूसरा मॉलिक्यूल अमाइनो एसिड का हम लोग बनाएंगे, उसका एन टर्माइन जो है वो इस तरफ को आएगा, अल्फा कार्बन COOH, इधर हाइड्रोजन और इधर R। ये दो अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल हम लोगों ने बनाए। ओके, अब इसके बीच में एक्चुअली हम कार्बोक्सिलिक एसिड को और अमाइनो ग्रुप को और कैसे लिख सकते हैं, अगर इनको सिंपलीफाई करना हो, सिंपलीफाई करके सिंपल तरीके से कैसे लिखेंगे, जैसे हमने पहले लिखा C डबल बॉन्ड O OH, इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक ग्रुप को लिखा जा सकता है, और ये N इधर को H और H, NH2 है ना, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब क्या होगा कि यहां से मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिलीज्ड, जब ये बॉन्ड बनेगा तो यहां से क्या होगा, एक मॉलिक्यूल पानी का जो है, वाटर का जो है वो बाहर निकल जाएगा, -H2O। ओके, अब क्या रह जाएगा इसके बीच में, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रहेगी, यहाँ पर सीधा इस प्रकार से। तो दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड, ये क्या हुआ हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। Students, these are the three types of bonds which are present in our macromolecule। जो हमने मैक्रोमोलिक्यूल्स पढ़े उनके बीच में ये तीन तरह के बॉन्डिंग जो है वो पाई जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट से बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फैट्स जिसको लिपिड्स, और डीएनए आरएनए के बीच में एस्टर बॉन्डिंग होती है, और हमारा प्रोटीन के बीच में जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। प्रोटीन्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बना, पेप्टाइड बॉन्डिंग इज देयर। So these are of the three type of the bonding which is present in the macromolecules. Okay students, next topic is protein. Proteins. So proteins, they are the macromolecules and are composed of polypeptides। किस चीज के बने हुए हैं, पॉलीपेप्टाइड के बने हुए। ये पॉलीपेप्टाइड्स क्या होती हैं, जब अमाइनो एसिड जो हैं वो आपस में जुड़ते हैं, that leads to the formation of a linear structure। मतलब एक जो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं, अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते चले जाते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। ओके, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड बनता है प्रोटीन्स के बीच में, तो वहीं से ये टर्म आई कि पॉलीपेप्टाइड के भाई बहुत ज्यादा जो है वो इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्डिंग जो है वो होती है, तो हम इनको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड।
जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं, then that leads to the formation of proteins. इसका क्या मतलब हुआ? कई बार जो पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं, they are not functional, they undergo some conformational changes, कि उनके बीच में कुछ चेंजिंग जो है वो होती है और तब वो जो है वो फंक्शनल प्रोटीन बनाती है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड के, और पॉलीपेप्टाइड किस चीज के बने हुए हैं? अमाइनो एसिड के। आई भाषण में? ओके। नाउ ये जो प्रोटीन्स होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स, हम इनको दो तरह से जो है वो homopolymers if they consist of the similar type of amino acid. अगर इसके बीच में जो सिमिलर टाइप ऑफ अमाइनो एसिड है, उन्हीं की जो है वो रेपिटेशन होती है, बार बार जो है वो एक ही अमाइनो एसिड जो है वो आपस में जुड़ता रहता है और वो बड़ा प्रोटीन का मॉलिक्यूल जो है वो बना देता है, तो हम उसको बोलेंगे होमो मतलब एक जैसा, होमोपॉलीमर। Polymer. If the different kinds of amino acid they link with each other, that leads to the formation of a heteropolymer. Okay, तो अलग अलग प्रोटीन जब एक ही जो है वो आपस में जुड़ेंगे और वो पॉलीपेप्टाइड जो है वो बनाते हैं, यानी कि बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? हेटेरोपॉलीमर. If different types of amino acids are there, heteropolymer. Now let's discuss the function of these protein. ये जो proteins होते हैं, they are responsible for performing the different kinds of functions in the human being. There are, for example, जैसे कि हम लोगों ने पहले discuss किया है, transport of material. They are responsible for the transport of material in the plasma membrane. तो क्या function क्या है इसके? सबसे पहले transport of material. ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, कहां पर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेंगे? हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने जो कैरियर प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन की बात की थी, तो दे आर रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद हम लोग जो है वो दे आर रिस्पांसिबल, जो हार्मोन्स होते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, वेरियस काइंड ऑफ एंजाइम्स which are responsible for the digestion of food material. They are composed of a protein. तो हार्मोन्स भी प्रोटीन के बने हैं, जो एंजाइम्स हैं वो भी प्रोटीन के बने हुए हैं। इसके अलावा जो हमारे जो मसल्स हैं, जो कोलेजन प्रोटीन in the animal, that is also composed of हमारे जो हम इसके आप ऐसा लिखना चाहें, the muscle tissue which is present in the human being, they are composed of proteins. And then rubisco, जो कोलेजन प्रोटीन होती है, that is the most abundant protein which is present in the animals. Animals के बीच में जो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है? कोलेजन ही प्रोटीन जो है वो इस एनिमल्स में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं रूबिस्को की, रूबिस्को भी एक एंजाइम्स है जो पौधों के बीच में पाया जाता है, एंड इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, दैट इज नोन एज रूबिस्को। इसको हम लोग बोलते हैं राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ओके, रूबिस्को जो है दैट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन व्हिच इज प्रेजेंट इन द ऐसे लिख सकते हैं, और ये एनिमल के लिए है। ओके, तो ये उसके बाद और भी के जो these are responsible to fight against the infection, fight infection। अब मैं आपको सिंपल सा तरीके का क्या मतलब हुआ इसका, जो प्रोटीन है अगर हम लोगों को किसी प्रकार की कोई बीमारी हो जाती है तो उससे भी लड़ते हैं। अब कैसे? हाउ? बिकॉज जो एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडीज सुना होगा आप लोगों ने,
दीज आर एक्चुअली द प्रोटीन। ये एंटीबॉडी क्या होती हैं? ये प्रोटीन होती हैं। तो ये जो प्रोटीन होते हैं हमारी बॉडी में, that is responsible to fight against the various kind of infection। तो ये हो गए प्रोटीन के फंक्शन। अब हम पढ़ते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इट इज डिस्क्राइब्ड इनटू द 4 टाइप्स। जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है हम इसको 4 भागों के बीच में पढ़ेंगे। 4 पार्ट्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाaternary। ओके, quaternary structure of protein। Let's first of all study the primary structure। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का होता है, इट कंसिस्ट ऑफ जस्ट द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। ओके, इसमें कुछ नहीं होता है। हम सीधे से शब्दों में कि जो प्राइमरी प्रोटीन होता है वो क्या चीज का बना होता है? इसके बीच में भाई सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड होते हैं। क्या होते हैं? अमाइनो एसिड, लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। बड़े सिंपल से तरीके में, और कोई चेंज इसके बीच में नहीं होती है। दैट इज सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड, दैट इज नोन एज द प्राइमरी प्रोटीन। आई बात समझ में कि प्राइमरी प्रोटीन के बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या होगी कि इसके बीच में जो पॉलीपेप्टाइड बनी होगी, दैट हैव द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, कि इसके बीच में सिर्फ अमाइनो एसिड जो हैं वो होंगे। अब सेकेंडरी प्रोटीन क्या हुई? सेकेंडरी प्रोटीन व्हेन दिस प्राइमरी प्रोटीन के इसी के बीच में इफ इट अंडरगो द कॉइलिंग, इसी के बीच में कुछ कन्फर्मेशनल चेंज होती है। जैसे कि मैं इसको मान लो एक ऐसे लॉन्ग थ्रेड से जो है वो डिनोट कर रहा हूं कि ये हमारी प्राइमरी प्रोटीन है। अगर इसी के बीच में क्या होता है, कुछ बॉन्ड बन जाते हैं कि यही प्रोटीन जो है इस प्रकार से, अब ये प्रोटीन जो है इसकी कॉइलिंग कैसे होगी, क्यों होगी कॉइलिंग? इफ देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सम हाइड्रोजन बॉन्ड एट सर्टेन प्लेसेस, कि आपस में ही जो प्राइमरी प्रोटीन है उसके बीच में आपस में ही कुछ एक जगह पर क्या कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बन जाते हैं, तो दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर एंड इट इज नाउ नोन एज द सेकेंडरी प्रोटीन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी प्रोटीन। आपके एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ यही है, अदरवाइज एक जो बीटा प्लेटिंग स्ट्रक्चर होता है कि मतलब क्या है, एक फ्लैटेंड, मानो ये 2-3 जो है वो दीज आर द चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड, इनके बीच में भी इस प्रकार से कोई बॉन्डिंग जो है वो हो जाती है, दिस इज नोन एज द बीटा प्लेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन आप ये वाला समझ गए, आपका हेलिकल के सेम प्राइमरी प्रोटीन है, उसके बीच में कॉइलिंग होगी। कॉइलिंग कैसे होगी? जब उसके बीच में जो है वो क्या बन जाएगा, इसी के जो मानो ये सीधा थ्रेड है एक, इस थ्रेड को हम ऐसे घुमा देते हैं, थ्रेड तभी ऐसे रहेगा अगर इसके बीच में कहीं पर कोई बॉन्डिंग जो है वो आपस में होगी। तो ये बॉन्डिंग की वजह से जब इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट इज नोन एज द सेकेंडरी प्रोटीन। इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी प्रोटीन। ओके, अब आती है बारी टर्शरी प्रोटीन। जो टर्शरी प्रोटीन होता है, दैट फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, कि यही मान लो आपको कि प्राइमरी सेकेंडरी प्रोटीन है, प्रोटीन वही रहेगा। ओके, इसके बीच में क्या होगा कि इस प्रकार से बहुत ज्यादा जो है वो फोल्डिंग जो है वो 3-4 बार इस प्रकार से फोल्डिंग जो है वो हो जाती है, लाइक दैट द पफ ऑफ द जो हमारी वूल, पफ ऑफ द वूल के जैसे वूल होती है वो बनाई हुई हम लोगों ने, उसकी तरह जो है उसके फोल्डिंग जो है वो इसके बीच में हो जाती है। देन दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ टर्शरी प्रोटीन। तो हम लोग क्या बोलेंगे? टर्शरी प्रोटीन। एंड नाउ बारी आती है क्वाटरनरी प्रोटीन। क्वाटरनरी प्रोटीन के बीच में क्या होता है कि इफ देयर आर, अगर इसके बीच में 2 या 3 अलग अलग, अब हम लोग यहाँ पर क्या बात की हम लोगों ने, हम यहाँ पर सिर्फ एक ही, मतलब यहाँ पर एक ही जो है वो प्रोटीन है जिसके बीच में इस प्रकार से कॉइलिंग हो रही है, उसको हमने बोला टर्शरी।
सेकेंडरी के बीच में क्या एक ही प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड है जिसके बीच में कॉइलिंग हो रही है, ये भी एक ही। मगर यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स दे बाइंड विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं और उनके बीच में जो है वो कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होती हैं, देन दे आर नोन एज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पर क्या होगा, टू और मोर, फॉर एग्जांपल द मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, दिस इज द हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन आवर आरबीसी, पिंक कलर की पिगमेंट होती है विच इज रिस्पांसिबल फॉर कैरिंग द ऑक्सीजन। ये जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बना होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड, फोर पॉलीपेप्टाइड्स का बना हुआ है। ओके, तो 4 पॉलीपेप्टाइड कौन कौन सी हैं, 2 अल्फा, मतलब ये दो एक जैसी होंगी, एंड 2 बीटा, ये दोनों एक जैसी, ये दोनों एक जैसी हैं, 4 हैं, मतलब 2 एक जैसी हैं, 2 एक जैसी, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो इनकी आपस में जो कॉइलिंग होती है, that leads to the formation of the quaternary, तो ये किस चीज को बनाती हैं, क्वाटरनरी प्रोटीन को बनाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप समझ गए होंगे व्हाट इज द डिफरेंस इन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। हम क्वाटरनरी के बीच में एक सिंपल से तरीके से ये बोल सकते हैं कि जो क्वाटरनरी प्रोटीन होता है हमारा, दैट इज फॉर्म्ड ऑफ, हो सकता है इसके बीच में एक दो से ज्यादा जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, जो पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं, दे आर प्रेजेंट इन द क्वाटरनरी प्रोटीन। हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि हमारे क्वाटरनरी प्रोटीन के बीच में कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी जो पॉलीपेप्टाइड होती हैं, दे आर प्रेजेंट इन द क्वाटरनरी प्रोटीन, जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया, द एग्जांपल इज द हीमोग्लोबिन। Okay students, so this is all about the protein and various kind of bond which are present in the macromolecule. Okay students, next topic is the primary and secondary metabolites। छोटा सा टॉपिक है, आपकी बुक में ज्यादा नहीं है। प्राइमरी मेटाबॉलाइट जो हैं, ये वो वाले various kind of substances, primary metabolites and secondary। There are a number of substances, for example amino acid, carbohydrate, nucleotides, जो हम लोगों ने पढ़े, which are present in the cell as such, वो उसी फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होते हैं in case of the animal cell। एनिमल सेल सुगर्स पढ़े, कार्बोहाइड्रेट जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड्स पढ़े, हम लोगों ने various kinds of lipids के molecules, such type of the micromolecules they are present in the animal cell as such। जैसे होते हैं वैसे ही जो है ये पाए जाते हैं। इनको जो हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट। बट इन केस ऑफ द प्लांट सेल, इन स्पाइट ऑफ दीज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के इनके ये तो होते ही हैं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट देयर आर सम सब्सटेंसेस which are not of any use for the host, कि वो प्लांट सेल के बीच में पाए जाते हैं पर उनके लिए किसी प्रकार के कोई यूज के नहीं होते हैं, या उसका कोई पता नहीं लगा सका है आज तक कि what is the use of such type of the substances, they are known as the secondary metabolites। For example the various kind of carotenoids, anthocyanin, pigments, morphine, codone, तो जैसे कि हम लोग प्लांट से जो है वो डिफरेंट काइंड्स के जो है वो खुशबूदार चीजें प्लांट से निकल, वो क्या वो कैरोटीनॉइड्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स के सब्सटेंसेस होते हैं, रबर, गम्स, ठीक है, लेमन ग्रास ऑयल्स। तो सच टाइप ऑफ द दीज आर द एग्जांपल ऑफ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच इज प्रेजेंट इन द प्लांट। पौधों के बीच में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे ऑयल निकलते हैं, कुछ खुशबूदार चीजें निकलती हैं, मैं आपको साधारण सी भाषा में समझा रहा हूँ। तो which are of the no use for the plant, वो प्लांट के लिए समझ में नहीं आता, वो किसी प्रकार के यूज के नहीं है। and such type of substances are known as secondary metabolites। हमारे लिए तो वो यूजफुल होते हैं, हम पौधों से डिफरेंट काइंड्स के ऑयल जो है वो निकालते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस निकालते हैं, रबड़ निकालते हैं, कॉटन निकालते हैं, इतनी सारा, ओके, लेकिन वो पौधों के अपने काम के नहीं होते हैं। तो these are known as secondary metabolites, क्या बोलते हैं, secondary metabolites। और प्राइमरी क्या,
जो सेल के बीच में, जो जो जैसे पौधों के बीच में होते हैं, उसी प्रकार से वो एनिमल सेल के बीच में भी जो है वो वैसे ही पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हो गई, तो वेरियस काइंड्स ऑफ शुगर, जैसे हम लोगों ने पढ़ा अमाइनो एसिड, डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, different kinds of lipids, they are known as the primary metabolites. So this is the difference in between the primary and secondary metabolite.